के साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सभी रिकॉर्ड रखे जाएंगे सुरक्षित। हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखे जाएंगे सभी रिकॉर्ड। होगी अगली सुनवाई। उस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज हुई और इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास सुरक्षित रखे जाएंगे। सोमवार को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली थी और सुरक्षा कारणों की वजह से उस रैली को रद्द किया गया था, जिस पर भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान सुनवाई के दौरान आदेश दिया और कहा कि सभी रिकॉर्ड पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के पास रखे जाएंगे सुरक्षित। सोमवार को अब इस मामले की अगली सुनवाई होगी। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने। आपको बता दें कि पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो रैली थी वो कुछ सुरक्षा कारणों की वजह से रद्द करनी पड़ी, जिसके बाद भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रदेश सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे कि जानबूझकर इस तरह की हरकत की गई है कि जो रैली है उसको रद्द किया जाए। सुरक्षा में चूक जो है वो मुख्य वजह थी। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। पंचकूला में माता मनसा देवी मंदिर में माथा टेकने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा के मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन से खिलवाड़ करने की कोशिश की है। ये पंजाब सरकार की लापरवाही है। MHA ने भी जांच के लिए कमेटी बनाई है। साथ ही कहा कि हम राष्ट्रपति जी के नाम ज्ञापन सौंपेंगे। अगर राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगता है तो चीजें बेहतर ढंग से चलेंगी। महामारी जीवनदायिनी महामारी मां मनसा देवी के मंदिर में मैंने सबसे पहले तो देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार से जीवन को उनके साथ खिलवाड़ करने की जो कोशिश की है पंजाब सरकार ने, वहाँ के शासन प्रशासन ने, मैं ऐसी स्थिति में श्री नरेंद्र मोदी जी के लंबी आयु की कामना करता हूँ कि उनके त्याग समर्पण भाव से जो इस प्रकार का जो काम चल रहा है देश की जनता की सेवा के नाते जो लगे हैं उनकी दीर्घायु हो। मां मृत्युंजय मंत्र के माध्यम से हवन यज्ञ करके और उनकी लंबी जीवन की कामना की है। शासकीय दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री का पद हमारा लोकतांत्रिक जो देश है इसमें एक सबसे बड़ा पद होता है और जब भी कभी उनके कोई कार्यक्रम बनते हैं तो उनकी रक्षा सुरक्षा। तो वहीं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली। आपको बता दें कि इस दौरान अनिल विज ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिसको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ OPD की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी हैं। ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव और शहरों के मोहल्ले में निर्धारित समय अवधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी। तो स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान विज ने कहा कि राज्य के सभी 22 जिलों को जल्द ही राष्ट्रीय मोबाइल मेडिकल यूनिट मिलने जा रही है, जिसको हम एक प्रकार से मिनी ऑन व्हील अस्पताल कह सकते हैं। उन्होंने कहा कि इस यूनिट में मरीज को दाखिल करने के साथ साथ OPD की सुविधा, पूरी तरह से संचालित प्रयोगशाला, ऑक्सीजन की सुविधा, टेस्टिंग की सुविधा सहित अन्य सुविधाएं भी हैं और ये मोबाइल यूनिट प्रदेश के गांव-गांव और शहरों के मोहल्ले में निर्धारित समय अवधि में जाएगी और लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी।
तो वहीं हमारे संवाददाता प्रवीण शर्मा ने बस स्टैंड का जायजा लिया तो पता लगा कि गुरुग्राम के सबसे भीड़ भाड़ वाले बस स्टैंड पर कोरोना नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। आम जनता की तो बात छोड़िए, खुद रोडवेज के कर्मचारी भी नियमों का पालन करते नजर नहीं आ रहे हैं। ना ही कोविड वैक्सीन की दोनों डोज की जांच की जा रही है और ना ही मास्क को लेकर सतर्कता बरती जा रही है। गुरुग्राम में लगातार कोविड के मामलों में तेजी से वृद्धि हो रही है। अगर हम कल की बात करें तो कल 1400 से ज्यादा पॉजिटिव कोरोना केस यहां पर आए थे और उसके बाद सरकार की हिदायत थी कि बस स्टैंड के अंदर बिना दोनों कोविड वैक्सीन देखे एंट्री नहीं मिलेगी। और यहाँ तो आप देख पाएंगे लोग बिना मास्क के यहाँ पर घूम रहे हैं। ये एंट्री गेट है, ये एक एंट्री गेट है जहाँ पर होना ये चाहिए कि लोगों को चेक किया जाए, मास्क चेक किए जाए और कोविड की दोनों डोज चेक की जाए। लेकिन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कोई ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा है और ना ही किसी तरह का कोई चेकिंग की जा रही है कि कोविड की दोनों डोज लगी हैं या नहीं लगी हैं। अब हम आपको लेके चलेंगे बस स्टैंड के दूसरे गेट की तरफ। अब हम पहुंचे गुरुग्राम बस स्टैंड के दूसरे एंट्री गेट पर जहां से बाजार की तरफ से लोग आते हैं। देखिए यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी रोडवेज की तरफ से या पुलिस की ओर से तैनात नहीं है। बिना मास्क के लोग यहाँ पर लगातार एंट्री कर रहे हैं। कोविड की दोनों डोज देखना तो दूर की बात है, यहाँ पर मास्क तक चेक नहीं किए जा रहे हैं। देखिए सर, आप मास्क नहीं लगाते क्या? मास्क लगाते हैं। तो देखिए बिना मास्क के यहाँ पर लोग एंट्री कर रहे हैं और साफ तौर पर यही कारण है कि लगातार गुरुग्राम में जो कोरोना के केस हैं वो तेजी से बढ़ रहे हैं और लापरवाही साफ तौर पर यहाँ पर प्रशासन की देखने को नजर आ रही है कि सिर्फ कागजों में आदेश कर दिए जाते हैं, धरातल पर कुछ नहीं हो पाता। अब हम आपको लेके चलते हैं। देखिए बस स्टैंड की टिकट यहाँ पर मिलती है। ये टिकट खिड़की आप देख पा रहे होंगे, बिना मास्क के यहाँ पर खुद रोडवेज के ड्राइवर साहब जो हैं वो बिना मास्क के घूम रहे हैं। ये देखिए अब अंगोछा लगाएंगे। ये देखिए टिकट घर, यहाँ पर कोई रोक टोक किसी तरह की नहीं है। देखिए किस तरह से लापरवाही यहाँ पर झलकती साफ नजर आ रही होगी आपको। तो साफ तौर पर है कि इतनी बड़ी लापरवाही किस तरह से अनदेखी की जा रही है और यही साफ तौर पर एक कारण है कि गुरुग्राम में जो लगातार कोरोना के केसों में इजाफा हो रहा है। इसके बाद हम आपको कई और जगह पर लेके चलेंगे कि कितना कानून का पालन किया जा रहा है। तो वहीं झज्जर जिले में कोरोना के 50 केस पॉजिटिव आए हैं। आपको बता दें कि इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर कनिका ने हर खबर के माध्यम से बताया कि मेडिकल में किस तरह की क्या व्यवस्था की गई है। लगातार लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूक करते हुए कहा कि मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाएं और वैक्सीन की दोनों डोज जरूर लगवाएं। तो आपको बता दें कि झज्जर जिले में कोरोना के 50 केस पॉजिटिव आए हैं, जिसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं डिप्टी सिविल सर्जन डॉक्टर कनिका ने हर खबर के माध्यम से बताया कि मेडिकल में जिस तरह की और जो व्यवस्थाएं हैं, जो जरूरी व्यवस्थाएं हैं वो की गई हैं। लगातार लोगों को स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जागरूक करते हुए कहा कि मास्क जरूर लगाएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाने से जरूर बचें। साथ ही कोई जरूरी काम हो तभी घर से बाहर निकले और वैक्सीन की दोनों डोज हैं वो जरूर लगवाएं। तो झज्जर में लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कोरोना के 50 मामले सामने आए हैं और स्वास्थ्य विभाग ने इसको लेकर अपनी कमर कस ली है। स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जागरूक भी किया और लोगों से अपील की है कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें, मास्क सही तरीके से अपने चेहरे पर जरूर लगाएं और इसी के साथ सावधानी, सतर्कता जरूर बरतें, क्योंकि कोरोना जैसे महामारी से बचने का अगर कोई एकमात्र उपाय है तो वो सावधानी, स्वच्छता और सतर्कता ही है। वहीं मुख्य सचिव संजीव कौशल ने सभी जिलों के अतिरिक्त उपायुक्तों को शिक्षा की गतिविधियों की हर महीने समीक्षा करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा उन्होंने कस्तूरबा गांधी स्कूलों का नियमित तौर पर दौरा कर स्कूल में शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के साथ साथ बच्चों में पढ़ने की आदत को विकसित करने के लिए कोई विशेष कार्यक्रम चलाए जाने के निर्देश भी दिए हैं, ताकि बचपन से ही मानसिक विकास हो सके। बैठक में बताया गया कि हरियाणा में यहाँ पर समग्र शिक्षा
के तहत केंद्र सरकार की ओर से साल 2021 से 22 के लिए लगभग 1442 करोड़ रुपए की वार्षिक जो कार्य योजना है उसको मंजूरी के लिए यहाँ पर जो बैठक है वो की गई है। चलिए आप खबर यमुनानगर से है, जहां पर यूरिया खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। वहीं ब्लैक मार्केटिंग करने वाले अधिकारियों की मिलीभगत से खाद का स्टॉक करके उसे महंगे दामों पर बेच रहे हैं। आपको बता दें कि यमुनानगर में 28 दिसंबर को पुलिस को 1520 बोरी यूरिया खाद अवैध रूप से स्टॉक किया हुआ एक गोदाम में मिला था, जिसके बाद पुलिस और कृषि अधिकारियों की मौजूदगी में उस गोदाम को सील कर दिया गया था। लेकिन सील किए गए इस गोदाम से 1187 कट्टे यूरिया खाद गायब हो गए, जिसके बाद अब पुलिस और कृषि अधिकारियों पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर जसविंदर सिंह सैनी का कहना है कि विभाग ने सैंपल लेने के बाद खाद के कट्टों की सुपुर्दगी पुलिस को कर दी थी और पुलिस को उसकी देखभाल करनी थी, जिसमें कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई। वहीं पुलिस ने खाद के कट्टों की चोरी करने का मामला दर्ज भी किया है। ये है कि 27/12/2021 को छछरौली पुलिस ने और एग्रीकल्चर इंस्पेक्टर के साथ मिलकर कोई गड्डी खाद वाली पकड़ी थी और उस खाद वाली गड्डी पकड़ने वाले ने एक पर्चा दर्ज कराया था। छछरौली ने मुकदमा नंबर 309 और अंडर सेक्शन 5, 8, 25, 28, 35 वगैरह ये जो खाद वाले उसमें मुकदमा दर्ज कर दिया था। इन्होंने मुकदमा दर्ज करने के बाद फिर इसकी तफ्तीश करी। तफ्तीश में इन्होंने दौराने रिमांड जो ड्राइवर पकड़ा था, इन्होंने ड्राइवर ने बताया कि मैं खाद पंजेटों ताज होटल के पास गोदाम है उससे ले आया हूं। इन्होंने आके वहां रेड करी होगी। रेड करने में वहां इनको 1520 कट्टों के लगभग मिल गए। हमें सूचना मिली थी पुलिस द्वारा कि पंजेटों में अवैध रूप से खाद का स्टॉकिंग की हुई है, तो वहां चेकिंग के लिए हमने QC साहब हमारे ड्यूटी पे गए थे, बालमुकुंद कौशिक जी। उन्होंने देखा कि उनका गोडाउन है जो वो ऐड नहीं हो रहा था, तो वो कट्टे गिने तो 1500 के करीब लगभग कट्टे थे। तो हमने उसकी FIR एसेंशियल कमोडिटी एक्ट में और फर्टिलाइजर कंट्रोल मूवमेंट ऑर्डर के तहत FIR करा के पुलिस को सुपुर्दगी दे दी थी। फिर नेक्स्ट डे हमें पता लगा कि पुलिस के द्वारा ही पता लगा कि वहाँ से वो कट्टे गायब हो चुके हैं। लेकिन वो अब आगे का मामला वो पुलिस का था, क्योंकि हमने खाद की जो सुपुर्दगी थी वो पुलिस को दे दी थी। उसमें अगले केस में पुलिस ने उसमें FIR दोबारा उनकी मालिक की करवाई है। तो नूह के तावड़ू खंड के राव ऐदल सिंह कॉलेज प्रबंधक और स्टाफ की ओर से की गई मारपीट और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने पर भीम आर्मी ने लघु सचिवालय पहुंचकर SP कार्यालय के बाहर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रणवीर प्रवाल ने पुलिस कप्तान वरुण सिंगला को सारी घटना के बारे में अवगत कराया और पीड़ित छात्र को न्याय दिलाने की मांग की। इसके अलावा स्कूल प्रबंधक की ओर पीड़ित छात्र के खिलाफ दर्ज मामले को रद्द कराने की बात SP के सामने रखी। और यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरीके से जो घटना हुई थी उसको लेकर लगातार बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है और इस पूरे मामले में अब जो प्रशासन है वो हरकत में आया है। सर मैं अपने कॉलेज गया था फीस की स्लिप लेने के लिए, स्कॉलरशिप भरवाने के लिए। तो सर जब मैं सर से मिला हूँ वहाँ पे मेरे हुक्के के हाथ लगाने के ऊपर मेरे से पे मेरा, जब मैंने उनकी रिकॉर्डिंग वगैरह बनाई है, मेरा फ़ोन वगैरह छीन लिया, मेरे को मारा, मेरे भाई को मारा, जो मेरे जीजाजी तो मेरे साथ गए थे उनको मारा उन्होंने, कमरे में बंद करके हमारे कपड़े उतारे उन्होंने, झाड़ू लगवाई थी उन्होंने, फ़ोन वगैरह सारा कुछ वहीं छीन लिया था। मसला था राव ऐदल सिंह कॉलेज में जो मारपीट की गई थी, जो उस कॉलेज का छात्र है अजीत, उसके साथ मारपीट की गई थी रसीद मांगने पर जो फीस जमा की थी। उस मामले को लेकर के हम SP साहब से मिले हैं और SP साहब ने कहा है कि भाई जल्दी से जल्दी इसकी जांच DSP सदर के अधिकारी को दे दी है और जल्दी से जल्दी जो इसकी जांच करवा करके जो भी दोषी होगा उसको जो है सजा दी जाएगी।
चलिए अब खबर सिरसा से, जहां पर लगातार 2 दिनों से हल्की फुल्की बारिश हो रही है, जिसके चलते किसानों की फसलों को फायदेमंद साबित यहां पर यह बारिश हो रही है। गेहूं, सरसों और चने की फसलों के लिए बरसात वरदान साबित हुई है। फिलहाल गेहूं, सरसों और चने की फसल को सूखे पाले की वजह से खराब होने की स्थिति में ये थी, लेकिन अब इस बरसात ने इन फसलों को फायदा पहुंचाया है। इससे किसान खुश दिखाई दे रहे हैं और उन्हें उम्मीद है कि इस बरसात के बाद उनको फायदा होगा और उनकी जो फसल है वो अच्छी उगेगी। बारिश फसल बहुत ज्यादा फायदा, बिल्कुल बारिश की बहुत ज्यादा जरूरत थी इस टाइम। सरसों कौन सरसों और गेहूँ मुख्य फसलें हैं यहाँ, तो उनको सबसे ज्यादा उन्हीं को। ये बहुत ही अच्छी बारिश हुई है जी। इस समय जो बारिश होती है तो हमारी देसी भाषा में कहते हैं कि बड़ी बड़ी अमाउंट हुई, और ये फसलों के लिए मतलब एक रामबाण है। बहुत ही अच्छी बारिश हुई है, फसलें 2 दिनों में खिलखिला उठी है और वातावरण में भी फर्क पड़ेगा। किन किन फसलों को फायदा है? ये ज्यादातर तो गेहूं को इससे, और सरसों में तो थोड़ा सा हो सकता है हल्का सा, कई सरसों जो गिरती है उनमें नुकसान हो, लेकिन कणक के लिए ये बहुत ही रामबाण है। कणक है, इसके अलावा जौ है या अन्य जो इस तरह के हम जो पशुओं के लिए चारा है उसमें भी बहुत फायदा हुआ है। अब जो पिछले दिनों से जो बारिश का मौसम हुआ है, इससे निश्चित तौर पे फसलों को फायदा होगा। किसान के चेहरे पे रौनक आई है। काफी दिन से लोग भी ये सोच रहे थे, क्योंकि एक सूखी ठंड होती है वो नुकसानदायक होती है, और जब बारिश के बाद जो ठंड पड़ती है उसमें ज़्यादा बीमार नहीं होते लोग। तो मनुष्य के लिए भी और फसलों के लिए भी ये जो बारिश है। देखिए, सिरसा डिस्ट्रिक्ट में करीब आज की जो रिपोर्ट है वो करीब 15 mm एवरेज माने तो बारिश हुई है 15 mm के करीब, और ये रबी फसलों के लिए बहुत ही फायदेमंद है, क्योंकि जो सेकंड पानी जो गेहूं में लगना था और सरसों में भी जो पानी लगना था, तो इसमें किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और दूसरे जो किसान भाई कहीं से पानी जैसे हम कह सकते हैं कि किसी से ले रहे थे, उसमें भी बचत होगी, और हमारी सरसों में और गेहूं में बहुत ज़्यादा इसे। देश भर में कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पैर पसार रहा है, जिससे कहा जा रहा है कि कोरोना की तीसरी लहर ने दस्तक दे दी है। देश भर में कोरोना के 3,52,26,386 लोग संक्रमित इससे पाए गए हैं। इसी के साथ देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के मामले 1,17,100 नए केस मिले हैं। वहीं 302 लोगों की कोरोना से 24 घंटे में मौत हुई है। अब बात ओमिक्रॉन की करते हैं, जहां ओमिक्रॉन संक्रमित मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2500 के पार यह आंकड़ा पहुंच गया है। हरियाणा की बात करें तो यहां भी कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 7,935 है। वहीं प्रदेश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 114 है। तो लगातार कोरोना देश में अपने पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन के भी अब लगातार मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, और इसीलिए जरूरत है कि सावधानी जरूर बरतें, क्योंकि यहां पर संभावना है कि कोरोना की जो तीसरी लहर है वो देश में अब आ सकती है। तो 24 घंटे में मिले हैं 1 लाख से ज्यादा कोरोना के मरीज। ये ताजा अपडेट आपके सामने। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार पहुंच चुका है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या पहुंची है 2500 के पार। इसी के साथ प्रदेश में कोरोना के 7,935 केस एक्टिव देखे गए। गुरुग्राम में 1,447 नए कोरोना केस सामने आए हैं, और गुरुग्राम में 645 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। वहीं जींद में 22 लोग पाए गए हैं कोरोना पॉजिटिव। ये ताजा अपडेट। सिरसा में कोरोना के 17 नए मामले सामने आए हैं। वहीं आपको बता दें कि कैथल में कोरोना के 15 नए मामले आए हैं सामने, और कैथल में एक महिला की कोरोना से मौत भी हुई है। प्रदेश में ओमिक्रॉन के 114 केस सामने आए हैं, और प्रदेश में 83 लोग ओमिक्रॉन से ठीक भी हुए हैं। तो देश में कोरोना का कहर जारी है, और जो ताजा अपडेट है, जो ताजा आंकड़े हैं, वो हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से 24 घंटे में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 3 करोड़ के पार जो है वो पहुंच चुका है। देश में ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या पहुंची है 2500 के पार। प्रदेश में कोरोना के 7,935 केस एक्टिव देखे गए।
वहीं पंजाब के सीएम चन्नी को लेकर ट्वीट किया गया है। अनिल विज ने ट्वीट कर लिखा है कि पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का स्पष्टीकरण कि देश में लोकतंत्र है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि क्या हो गया है अगर लोग सड़क पर प्रधानमंत्री से बात करने के लिए आ गए। ये स्पष्टीकरण नहीं, प्रधानमंत्री का रास्ता रोकने के षड्यंत्र में संलिप्त होने की स्वीकार्य रोकती है। और अनिल विज ने ट्वीट में क्या कुछ लिखा है ये आप देख सकते हैं। प्रदेश सरकार पर और विशेषकर सीएम चन्नी पर वो निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ती हुई ठंड को देखते हुए नगर पालिका प्रशासन ने रैन बसेरे का औचक निरीक्षण किया और इस दौरान व्यवस्थाएं दुरुस्त मिली। रैन बसेरे में ओमिक्रॉन और कोरोना को देखते हुए साफ सफाई का भी विशेष ध्यान रखा गया। रैन बसेरे में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग यहां पर पेंशन बनाए गए हैं। रैन बसेरे में आने वाले लोगों के लिए एलईडी टीवी और भोजन की विशेष रूप से व्यवस्था भी की गई है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा जो हमारी सरकार है, हमारी सरकार के हरियाणा सरकार के द्वारा एक रैन बसेरा प्रोग्राम चलाया जा रहा है, जिसमें हर सर्दियों में नगर निगम, नगर पालिका व नगर परिषद को रैन बसेरे का जिम्मा सौंपा जाता है। और इसके लिए हमारे को दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ताकि कोई भी व्यक्ति जो इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है वह ठंड में ना मरे। तो हमारा पूरा वो रहता है कि ठंड में मरना तो दूर की बात है, हमारा हमेशा यह प्रयास रहता है कि कोई भी व्यक्ति ठंड के कारण परेशान ना हो, उसको ठंड में ना सोना पड़े। यहाँ पर रैन बसेरे की व्यवस्था की हुई है और उसका मैं औचक निरीक्षण करने आया था। मेरे साथ नाहर सिंह दरोगा जी भी है, तो मैंने देखा यहाँ पे जो हमारा चौकीदार है वो समय पर पाया गया। चलिए अब खबर रतिया से है, जहां पर पिछले 2 दिनों से शहर में बारिश होने के पश्चात शहर के मुख्य बाजार में स्थित अग्रवाल धर्मशाला चौक से लेकर पूजा एम्पोरियम तक की सड़क का निर्माण न किए जाने से परेशान हुए दुकानदारों ने यहां पर नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आम लोगों को बाजार में फैले भयंकर कीचड़ से बचाने के लिए प्रत्येक दुकान से पैसे एकत्रित कर बाजार में पत्थर डालने का काम भी शुरू किया गया। प्रदर्शनकारी दुकानदारों में नगर पालिका प्रशासन के खिलाफ आक्रोश उन्होंने जताया। उन्होंने न केवल पालिका अधिकारियों के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए बल्कि सरकार के खिलाफ भी जमकर अपनी भड़ास निकाली। प्रदर्शनकारी दुकानदारों का आरोप था कि नगर पालिका प्रशासन खनन, यहां पर तमाम बड़े आरोप जो दुकानदार हैं वो लगा रहे हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि शासन प्रशासन उनकी बातों को नहीं सुन रहा। बहुत बुरा हाल सीगा, समाज के लोगों को लंघन टप्पण वाले बहुत बुरा हाल हो रहा सीगा। और नगर पालिका सैकटरी को बहुत बार कर लिया, MLA को कर लिया, जिला अध्यक्ष को कर लिया, खट्टर साहब को भी मैसेज भेज लिया, कहते जी पत्थर महंगा हो गया, पत्थर नहीं मिलता। तो आ मार्केट वाले ने खुद पत्थर आपकी जेब चो लिया के पान लग रहे हैं। इतने बाजार के आपदे पैसे इकट्ठे करके सारा समाज और पत्थर पान लग रहे हैं। और नगर पालिका वाले और MLA तो सैकटरी सारे कह रहे हैं भी पत्थर महंगा हो गया जी, पत्थर मिलता नहीं। आ पत्थर 1 घंटे आ गया थे मार्केट। इन्होंने स्टार्टिंग में क्या किया कि टेंडर कर दिया और उसके बाद इनके चहेतों को टेंडर दे दिया, सरकार के चहेतों को, जिसमें नगर पालिका मिली हुई थी। उसके बावजूद जो पत्थर यहाँ लगा हुआ था, साफ सुथरा पत्थर, वो बेच के खा गए हैं। और जो लोगों की जो ईंटें थी, बजरी थी, सब वो बेच के इन्होंने खा लिया है, जिसमें नगर पालिका प्रशासन और समेत विधायक सब इसके अंदर मिली भगत है। अब दुकानदार भाइयों ने आज एक समाज हित होने के नाते फैसला लिया। जिस भाई की जितनी औकात थी 2-2 हज़ार रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये इकट्ठे कर ये लोगों की आवाजाही के लिए आज पत्थर गिरवाया। तो आपने सुना दुकानदारों के मन में कितना रोष है शासन प्रशासन के खिलाफ। लगातार
उनका कहना है कि वो अपनी समस्याओं से अवगत करा चुके हैं शासन प्रशासन को। यहाँ पर जिस तरीके से बारिश होने के बाद जो कीचड़ यहाँ पर सड़क पर है उससे काफी परेशानियां लोगों को होती है, दुकानदारों को होती है और कस्टमर्स यहाँ पर आने से कतराते हैं। ऐसे में कई बार शासन प्रशासन से इसकी शिकायत की गई लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं, जिसके बाद उन्होंने यहाँ पर शासन प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चलिए आपको सीधा लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कुछ सौगात दे रहे हैं जनता को, आपको दिखाते हैं। और आज मैं देखता हूं हर जवान पर